नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे के पिछले 20 साल में जो भी साइंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं उनको हम देखेंगे। इस क्लास में मैं आपको 50 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा और यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो क्या करना, आप इन्हें घोल के पी जाना, यानी कि अच्छे से रट लेना, कुछ भी करना लेकिन इनको याद जरूर रखना। सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चंस आपको रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, चूहे के पिस्सू से फैलने वाली बीमारी या मच्छर से फैलने वाली बीमारी। तो अगर मैं बताऊं आपको सार्स क्या है, तो सार्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सार्स की फुल फॉर्म होती है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्स की फुल फॉर्म भी आप जरूर याद रखना। तो सार्स क्या है? तो सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। और दोस्तों, कोरोना वायरस के समय पे जो बीमारी फैली थी वो सार्स वायरस विषाणु की वजह से ही फैली थी, यानी कि इससे सर्दी जुकाम जैसे आपको सिम्टम्स होते हैं। तो सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, बाइफोकल लेंस का या बेलनाकार लेंस का। तो दूरदृष्टि लेंस में जो लेंस उपयोग किया जाता है वो है उत्तल लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था, केपलर ने दिया था या कोपरनिकस ने दिया था। तो जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो वो दिया था न्यूटन ने। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्लास आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने जो 20 साल में साइंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको लिया है। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना डेली ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? भौतिक प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दही का जमना दोस्तों रासायनिक प्रतिक्रिया है, यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया वह प्रतिक्रिया होती है जिसमें आप जब कोई क्रिया हो जाती है तो पुनः वह वापस नहीं आ सकती। यानी कि जैसे दूध से दही बन जाता है तो आप दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते। तो इस प्रकार की जो क्रिया रहती है वह रासायनिक प्रतिक्रिया कहलाती है। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो भौतिक प्रक्रिया कौन सी रहती है जिसमें पुनः उसी अवस्था में वापस आया जा सकता है। जैसे कि अगर आप किसी रबड़ को खींच देते हैं और उसको वापस छोड़ देंगे तो वह पुनः अपनी प्राथमिक अवस्था में वापस लौट आएगी, तो उसे हम भौतिक प्रतिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर होता है तो रेशम का बना हुआ, कांच का बना हुआ, उपयुक्त दोनों से बना हुआ या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो बना होता है प्लास्टिक के, कांच का बना होता है। तो मैं बता दूं कि यह एक केबल है जिसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह प्रकाश बिंदुओं को भेजा जाता है, ठीक है। और यह कांच और प्लास्टिक से बनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और यह बहुत ही मजबूत होती है और इसी से इंटरनेट भी सप्लाई किया जाता है। और दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था नरेंद्र सिंह कपानी ने। तो नरेंद्र सिंह कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। ये भी आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है कॉपर छड़, जिंक छड़, ग्रेफाइट छड़ या इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में जो कैथोड का कार्य करता है वो करता है ग्रेफाइट छड़। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव। तो मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप, रक्त समूह सबसे अधिक पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बी पॉजिटिव। और दोस्तों, मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, ठीक है। और मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सभी का बी पॉजिटिव ही ग्रुप है। तो मैक्सिमम जो रक्त ग्रुप पाया जाता है वो पाया जाता है बी पॉजिटिव। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? 200, 206, 300 या 306। तो मानव शरीर में जो कुल हड्डियों की संख्या है वो है 206। अगला प्रश्न है
दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? लैक्टोमीटर, एक्टिनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या पेडोमीटर? तो दूध की शुद्धता मापने वाला जो यंत्र है वो है लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? लोहा का, पारे का, चांदी का या तांबे का? तो सिनेबार जो है वह अयस्क किसका है? पारे का। अगला प्रश्न, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? चेचक के लिए, पोलियो के लिए, टीबी के लिए, हेपेटाइटिस के लिए? तो जो बीसीजी का टीका दिया जाता है तो यह किसके लिए दिया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका दिया जाता है वो किस बीमारी के लिए दिया जाता है? तो यह किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है टीबी रोग के लिए। और जो टीबी का जो टीका है वो कहलाता है बीसीजी, और यह नवजात शिशुओं को लगाया जाता है टीबी की रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, तो स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण है? तो स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका क्या कारण है? उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, निम्न आवृत्ति या कमजोर स्वर तंतु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रिक्वेंसी के कारण जो स्त्री और बच्चे हैं उनकी आवाज़ तीखी होती है। अगला प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन या ऑक्सीजन? तो गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम गैस का। तो हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है गुब्बारे में। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? यूरोक्रोम, रुधिर, कोलेस्ट्रॉल या बाइल के कारण? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है यह किसके कारण होता है? ये होता है यूरोक्रोम के कारण। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर या ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl2OCl, CaOCl2, CaOCl या CaOOCl? तो फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्रंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है वो है CaOCl2। अगला प्रश्न देखते हैं, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंकलिन ने, एयरमैन ने, लीडमैन ने या वाटरमैन ने? तो फाउंटेन पेन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? ऑप्शन डी, वाटरमैन ने। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, हरगोविंद खुराना ने, लुई पास्चर ने या एफ वेंटिंग ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जेनेटिक कोड की जो खोज की थी वो की थी हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे भारी जल कहा जाता है? बर्फ को, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, आसुत जल को या इनमें से कोई नहीं? तो भारी जल किसे कहा जाता है? तो भारी जल कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है D2O। यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इसे भी आप जरूर याद रखना। अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा, खाने का सोडा, कास्टिक सोडा या सिंदूर? तो फ्रेंड्स, जो सोडियम कार्बोनेट है उसका व्यापारिक नाम क्या है? तो उसका व्यापारिक नाम है धोने का सोडा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसका जो सूत्र है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो सूत्र है वो है Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा का जो सूत्र है वो है Na2CO3। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है? आयोडीन के कारण, कैल्शियम के कारण, आयरन के कारण या पोटेशियम के कारण? तो एनीमिया जो मनुष्य में होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा बोला जाता है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? K2CO3, NaHCO3, Na2CO3 या Na2SO4? तो खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो धोने का सोडा है उसका सूत्र है Na2CO3। और दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन, जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट है 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस? तो जल का जो हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? तो जल का जो हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? तो वो है 4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, जो पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है, तो जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट है 4 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, एक और पॉइंट आप याद रखना, जो 4 डिग्री सेल्सियस है इसी पर जल का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है, और
4 डिग्री से जैसे ही कम होता है तो वैसे ही इसका घनत्व घट जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक घनत्व कितने टेम्परेचर पर होता है जल का, तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और जल का जो हिमांक है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि जो जल जमना शुरू होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस से। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है, जड़ से, पत्तियों से, तने से या बीज से? तो कपास के पौधे के जिस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है वो कौन सा है, तो वो है बीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लार की प्रकृति कैसी होती है, निष्प्रभावी, अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी? तो लार की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, तो वो होती है अम्लीय। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो पीएच मान है वो होता है 6.5। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? तो किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है, वॉट में, डायोप्टर में, जूल में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों किसी लेंस की जो क्षमता है वो व्यक्त की जाती है डायोप्टर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है, सुअर को, गाय को, कुत्ता को या केंचुआ को? तो फ्रेंड्स, किसानों का मित्र जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है केंचुआ को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्यों कहा जाता है केंचुए को मित्र, तो क्योंकि यह मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, इसलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? तो डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है, मत्स्य से, पक्षी से, रेप्टाइल से या स्तनधारी से? तो डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल से यह संबंधित है डायनासोर, जैसे कि आप देख सकते हैं सांप हो गया। और एक और चीज़ आप याद रखना, जो डायनासोर हैं यह 65 मिलियन वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है, समय का मात्रक, दूरी का मात्रक, तीव्रता का मात्रक या सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश का मापन? तो एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है वो क्या है, वो है दूरी का मात्रक। ठीक है, इससे दूरी को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 9.46 इंटू 10 की पावर 13 मीटर, 9.46 इंटू 10 की पावर 10 मीटर या 9.46 इंटू 10 की पावर 8 मीटर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और दोस्तों एक और पॉइंट आप याद रखना, कभी कभी आपको एग्जाम में दे देगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर दिया है मीटर, अगर मीटर आएगा तो 10 की पावर 15 और किलोमीटर आएगा तो 10 की पावर हो जाएगी 12। तो इसको भी आप याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मियादी बुखार या टाइफाइड से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मियादी बुखार या टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा, तिल्ली, यकृत या आंतें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंतें। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है, कार्टेक्स, कैम्बियम करता है, फ्लोएम करता है या जाइलम करता है? तो फ्रेंड्स, पादपों में जल के परिवहन का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो वो करता है जाइलम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या है, जाइलम पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है। और दोस्तों इसी के साथ आप याद रखना कि जो जाइलम और फ्लोएम है ये दोनों ही संवहनीय ऊतक हैं, यानी कि पादपों के संवहनीय ऊतक हैं। और जो जाइलम है वो जल एवं खनिज लवणों का परिवहन यानी कि संवहन करता है। और फ्लोएम का क्या कार्य है, तो फ्लोएम का कार्य है कि पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया गया है वो पौधों के अन्य शरीर के अंग तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह ठोस होती है, इसका घनत्व जल से अधिक होता है, इसका घनत्व जल से घनत्व से कम होता है और जल में कुछ विशिष्ट खनिज होते हैं। तो बर्फ जल पर तैरती है, क्यों तैरती है, तो बर्फ जल पर तैरती है, इसका जो रीजन है वो है इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इस वजह से यह जल पर तैरती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा? तो प्रकाश का जो रंग है उसे निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन के?
तो कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। तो विटामिन के ही रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो वो करता है विटामिन के। तो कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 280 दिन का, 300 दिन का, 330 दिन का या 340 दिन का? तो दोस्तों जो गाय का गर्भकाल है वो कितने दिन का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 280 दिन का। अगला प्रश्न है, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यानी कि जब सांप काट ले तो हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क, तंत्र का तंत्र, फेफड़ा या हृदय? तो सर्पदंश यानी कि सांप के काटने से जो सबसे अधिक प्रभावित होता है वो होता है तंत्र का तंत्र, यानी कि इसे हम नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस एल्यूमिनियम, तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस लोहा? तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल बना है तांबा प्लस जस्ता से मिलकर। तो तांबा और जस्ता को जब हम मिलाते हैं तो पीतल मिश्र धातु बनती है। और अगर हम देखें तो तांबे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Cu और जस्ता को बोला जाता है जिंक Zn। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, प्रेशर कुकर के आकार के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका जो रीजन है वो है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, विभवांतर, वायु की चाल या उच्च ताप? तो एमीटर के द्वारा जो मापा जाता है वो मापा जाता है विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? जल में, निर्वात में, इस्पात में या इनमें से कोई नहीं? तो ध्वनि का जो सबसे अधिक वेग होता है वो होता है इस्पात में, यानी कि स्टील में। और दोस्तों निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? मैनोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर? तो वायुमंडलीय दाब मापने का जो पैमाना है वो कौन सा है? तो वो है बैरोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसी के साथ आप याद रखना, मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है और लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है और हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु में उपस्थित आर्द्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? 3, 2, 1 या 4? तो अमीबा में कितने सेल होते हैं इसको आपने पढ़ा भी होगा। तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन करता है? तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस ठंडा करती है? अमोनिया, फ्रियॉन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रियॉन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, इनमें से कोई नहीं? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप इनको याद करने की एक ट्रिक भी रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की किसने की थी और न्यूट्रॉन की किसने की थी? तो आप ट्रिक याद रखिए, ईंट पर नाच। तो ई से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन यानी कि थॉमसन ने। पर से हो जाएगा, पी से हो जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और नाच से हो जाएगा, एन से हो जाएगा ना से न्यूट्रॉन, और जो चा से हो जाएगा वो हो जाएगा चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? स्टील, तांबा, लोहा या टाइटेनियम? तो भविष्य की जो धातु है वो किसे कहा जाता है? तो भविष्य की धातु कहा जाता है ऑप्शन डी, टाइटेनियम को। अगला प्रश्न देखते हैं, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तांबा के, टंगस्टन के, नाइक्रोम के, एल्यूमिनियम के? तो हीटर के जो तार बने होते हैं वो बने होते हैं नाइक्रोम के। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे का जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? तो लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या होता है? तो लोहे में अगर जंग लग जाती है तो जो उसका भार है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एड्स रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, मच्छर से, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जिसको भी एड्स हो जाता है वो रोग
किससे फैलता है, तो वो फैलता है वायरस से। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स किसकी वजह से होता है, तो अभी मैंने बताया वायरस की वजह से होता है, और वायरस का नाम है HIV वायरस। अगला प्रश्न देखते हैं, तो कसीस का तेल कहलाता है। तो कसीस का तेल क्या कहलाता है, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कसीस का जो तेल है वो क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, मृग मरीचिका बनने का कारण है, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृग मरीचिका यानी कि जो मिराज बनता है उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है, एड्स के लिए, टाइफाइड के लिए, पोलियो के लिए या कैंसर के लिए। तो दोस्तों जो एलिसा टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है एड्स का पता करने के लिए। अगला प्रश्न है, परमाणु बम की खोज किसने की थी, ऑटो हॉर्न ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, एडिसन ने या रदरफोर्ड ने। तो परमाणु बम की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटो हॉर्न के द्वारा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर CB रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला, साहित्य में, औषधि विज्ञान में, भौतिक में या रसायन शास्त्र में। तो जो डॉक्टर CB रमन थे यह भारत के महान वैज्ञानिक थे, और इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इनको भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और भौतिकी के क्षेत्र में कब दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार, 1930 में। ये डेट भी आप याद रखना, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन डी। तो कौन सा वह विटामिन है जो जल में विलय होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। तो विटामिन बी और सी, तो विटामिन बी और सी ये जो दोनों हैं ये दोनों जल में घुलनशील हैं। और इसके अलावा जो बचे हुए विटामिन हैं जैसे ए, डी, ई और के, तो ये सभी विटामिन हैं ये जल में अघुलनशील रहते हैं। तो ये कैसे हो गए, ये तो हो गए घुलनशील विटामिन, घुलनशील, ये हो गए घुलनशील और ये हो गए अघुलनशील, यानी कि ये जल में नहीं घुलते, और बी और सी हैं वो जल में घुल जाते हैं। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने, इमैनुअल स्वीडेनबर्ग ने, चार्ल्स डिगियर ने और ओलेस रुडबेक ने। तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था महान साइंटिस्ट अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा। और दोस्तों अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और दोस्तों कब से इसकी शुरुआत हुई थी, नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी 1901 से। ये डेट भी आप याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं RBC का निर्माण कहाँ होता है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पर होता है, वृक्क में, अस्थि मज्जा में, यकृत में या तिल्ली में। तो RBC का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से या विटामिन की कमी से। तो मधुमेह यानी कि शुगर का जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। अगला प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, टार्टरिक एसिड, बटग्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, प्लेटिनम, हीरा, स्फटिक या सोडा। तो फ्रेंड्स पृथ्वी पर जो अब तक सबसे कठोरतम पदार्थ मिला है हमको वो है हीरा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे वह 50+ क्वेश्चंस, मैंने बोला था 50+, और यहाँ पर मैंने आपको 60 क्वेश्चंस कराए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस कई बार रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं, और यह क्वेश्चंस आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी और NTPC और साथ में ही SSC के एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को बार बार रिवाइज कीजिएगा तो यह क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना डेली ऐसी वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।